नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी चैनल पर। दोस्तों, अभी हाल ही में हमने खबर पर चर्चा की थी, आपको याद होगा जब डीएनए सेशन में हमने एक डिस्कशन किया था जहां पर सिकल सेल एनीमिया और उसके लिए क्रिस्पर कैस तकनीक के ऊपर चर्चा की जा रही थी। मैंने कहा था कि उस तकनीक को और उस खबर को हम विस्तार से अगले किसी सेशन में कवर करेंगे, तो आज के डिस्कशन में हम उस पर ही बात करने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर दो बातें आपको जो ध्यान में रखनी है। पहली है सिकल सेल। सिकल सेल एक बीमारी है जिसे आमतौर पर आनुवंशिक बीमारी के रूप में जाना जाता है। कैसा? आनुवंशिक बीमारी। आनुवंशिक बीमारी का जो संबंध है, मेरे ख्याल से आप सब लोग इससे परिचित होंगे। एक ऐसी बीमारी जो किसी व्यक्ति को जन्मजात प्राप्त होती है, और आनुवंशिकता का अर्थ है कि वह उसके पूर्वजों से, यानी कि उसके माता पिता, उसके दादा दादी, उसके और पहले के जो पूर्वज हैं उनके माध्यम से रक्त परिसंचरण में होते हुए उस व्यक्ति तक पहुंची है, और उसके आगे की जो पीढ़ियां आएंगी उसको भी वो प्रभावित कर सकती है। तो ऐसी बीमारी को फिर हम आनुवंशिक बीमारी की कैटेगरी में डालते हैं। अब यहाँ पर दूसरा एक और जो इंपॉर्टेंट शब्द है उसको कहा जा रहा है क्रिस्पर। क्रिस्पर क्या होता है? क्रिस्पर बेसिकली एक तकनीक है जिसका उपयोग जीनोम एडिटिंग के लिए किया जाता है। किसके लिए? जीनोम एडिटिंग के लिए। अब जो बच्चे मेरी साइंस की क्लास ले चुके हैं, मेरे ख्याल से ये दोनों ही शब्द उनके लिए कोई बहुत नए नहीं है, बहुत ही आसान से शब्द है। अब देखो, हमें दो बातें यहाँ समझनी है कि आखिरकार सिकल सेल बीमारी क्या होती है और भारत में जीनोम एडिटिंग की क्या प्रक्रिया है जिसके लिए क्रिस्पर तकनीक का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर क्या स्थिति बनी हुई है, इस बीमारी को लेकर कैसे इसने दुनिया भर को प्रभावित किया है, क्या क्रिस्पर तकनीक इतनी आसान हो गई है कि आज के समय हर कोई उसका उपयोग कर सकता है। ऐसे बहुत सारे सवाल इस टॉपिक के इर्द गिर्द आपको देखने को मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, उससे पहले एक जरूरी जानकारी आपके साथ साझा कर लें। तो अनअकैडमी के जितने भी ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम हैं, देखिए बहुत सारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। तो बच्चे अक्सर पूछते हैं सर नए बैचेस कब से शुरू होंगे, तो एक शुरू हो रहा है 30 मार्च से। ठीक है। दूसरा देखो, एक और बैच है जो मिशन आईएएस बैच है, और इसकी शुरुआत 27 तारीख से हो चुकी है, तो जल्दी करके आप इसको भी एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे 27 मार्च से ही बहुत सारे अदर जो फाउंडेशन बैच है वो शुरू होने जा रहे हैं। इसके अलावा 31 मार्च को एक टेस्ट सीरीज शुरू की जा रही है, इसमें एनरोल कर लीजिएगा ताकि आने वाले समय में जो एग्जाम आपका 16 जून को होना है उस एग्जाम को आप ठीक तरह से दे पाओ, और कम से कम प्रैक्टिस इतनी करके जाओ कि उस एग्जाम को देते समय आपके हाथ ना कांपें। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शनल विषय हैं जिनको आप चुन सकते हो। शुरुआत करेंगे आखिरकार सिकल सेल जो बीमारी है उसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं। देखिए, इस खबर की शुरुआत एक कहानी से होती है, एक इंटरेस्टिंग कहानी है जहां पर एक व्यक्ति था सूरज नाम का। सूरज को काफी लंबे समय तक बुखार हो रहा था। बुखार की वजह से उसके जो हॉस्पिटल था, जो अपने जिला के लेवल पर वो दिखा रहा था या गांव ग्रामीण स्तर पर वो दिखा रहा था, उसको भेज दिया जाता है एक बड़े हॉस्पिटल में जांच कराने। वो एक जांच कराता है, जांच का नाम है हीमोग्लोबिन। ध्यान से सुनिएगा इसका नाम, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस ये जांच करने के लिए उसको दी जाती है, और जब इस जांच को किया जाता है तो पता चलता है कि उस व्यक्ति को एक बीमारी है जिसे कह रहे हैं सिकल सेल डिजीज। सिकल सेल डिजीज यानी कि यही बीमारी जिसके बारे में चर्चा हम कर रहे हैं। इसकी जांच का पता लगता है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस नामक एक टेस्ट करा करके, एक डायग्नोसिस करा करके। पता चला कि उस व्यक्ति को हाँ सच में ये बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से उसको दिक्कत हो रही थी। होता क्या है इस बीमारी में दोस्तों? देखिए, एक ब्लड सेल को अगर आप देखोगे तो इस तरह से आपको नॉर्मल दिखाई देती है, खासतौर से रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका आपको कैसी दिखाई देती? कुछ इस तरह से लाल रंग से होती है, और उसका गोलाकार या स्पंजी नुमा उसका आकार होता है। स्पंजी होती है, वो अपने आकार को बदल भी सकती है। होता क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को ये बीमारी लग जाए तो उसकी जो लाल रक्त कोशिका है उसका आकार कुछ ऐसा हो जाता है। कैसा? अर्धचंद्राकार या केले के समान, या आप मान सकते हो कि बूमरैंग के आकार का। और जब ये ऐसी हो जाएगी तो इससे एक दिक्कत शुरू होगी। क्या दिक्कत शुरू होगी? इसको आप इस वाले चित्र में देखिए। एक सामान्य रूप से अगर कोई कोशिका कार्य कर रही है, एक सामान्य लाल रक्त कोशिका है,
तो वो आपकी धमनियों के अंदर एक सामान्य तरीके से सर्कुलेशन कर सकती है, गोल है, ठीक है। जहां पर कहीं पर ये धमनी पतली होगी तो वो आराम से अपना आकार बदल करके यहाँ से इस तरह से निकल जाएगी और आगे जाकर के फिर वापस अपने आकार में पहुंच जाएगी। लेकिन अगर किसी रक्त कोशिका को सिकल सेल बीमारी लग गई, सिकल सेल उसको हो गया, तो इसका आकार कैसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, अर्धचंद्राकार हो गया ये। अब ये अपना स्पंजी जो नेस है, जो अपनी सॉफ्टनेस है, वो खो देगी। होगा क्या, दोबारा से जब यही सेल आएगी जो बीमार हो चुकी है, तो यही सेल आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ करके यहाँ कहीं पर ब्लॉकेट बना देगी, अगर ये कहीं पर भी जो धमनी है वो पतली होती है आगे चल करके। अब यहाँ पर ये फंस जाएंगी क्योंकि ये अपना आकार बदलने में सक्षम नहीं रह गई और इसमें एक बीमारी आ गई है, ये अब नॉर्मल हो गई है, सामान्य स्थितियों के तहत काम नहीं कर रही। इससे ही हम कहते हैं कि अब ये सिकल सेल बीमारी हो गई है। इस बीमारी के चलते कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, जैसे पहला तो रक्त की कमी, जिसे हम रक्ताल्पता कहते हैं। और जब भी कभी ये बीमारी होगी तो व्यक्ति के शरीर में सूजन और बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाएगा। और आपको दूसरी बात ये भी पता है, जब भी कभी शरीर में सूजन और दर्द होता है तो अपने आप बुखार जैसी स्थिति बन जाती है, शरीर बीमार हो जाता है, अतः दर्द हो सकता है, ठीक है। ऑर्गन डैमेज हो सकता है, जिस अंग पर यह प्रभाव डाल रहा है वो खराब हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा परमानेंट डेथ हो सकती है, अर्थात मृत्यु भी हो सकती है। तो बहुत सारे प्रभाव इसके देखने को मिल रहे हैं। आगे कहा गया है कि इंडिया हैज द थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ एससीडी बर्थ ग्लोबली। तो अगर आप वैश्विक स्तर पर देखोगे तो भारत तीसरे नंबर पर आता है जहां पर जन्मजात रूप से यह विकार देखने को मिलता है। तो अगला सवाल ये आपको पूछना चाहिए कि सर फिर पहला कौन सा है, तो पहले का नाम है नाइजीरिया, कौन सा है, नाइजीरिया, और दूसरे का नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी डीआरसी। अब इन दोनों देशों के नाम कुछ अन्य वजहों से भी चर्चा में बने हुए थे, याद रखना। मैंने आपको सेशन में पढ़ाया था कि नाइजीरिया किस वजह से चर्चा में है। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले बहुत सारे बच्चों और महिलाओं की किडनैपिंग हो रही थी उस देश में, वो यही देश है जहां पर किडनैपिंग चल रही थी, इस वजह से भी डिस्कशन में बना हुआ है। डीआरसी पर भी बहुत चर्चा हो रही है, डीआरसी के क्षेत्रों में भी बहुत संघर्ष छिड़ा हुआ है। इनको नक्शे में जरूर लोकेट कीजिएगा कि कहां पर आते हैं और इनके पड़ोसी देश अर्थात इनकी सीमा कहां से लगती है, आपको कंफर्म होना जरूरी है, ठीक है। तो इट प्राइमरली अफेक्ट ट्राइबल पॉपुलेशन। अगली एक जो बात है वो ये पता चलती है कि भारत में सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी इस बीमारी से प्रभावित हो रही है। तो एक और गंभीर समस्या के रूप में ये आपको दिखती है। देखो इस नक्शे में आपको दिखाई दे जाएगा कि भारत में कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर ये बीमारी बहुत तेजी से फैलती हुई दिखती है, क्योंकि आनुवंशिक है इसलिए जन्म के साथ ही विकार आ जाएगा। जैसे सबसे प्रमुख है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। यहाँ आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में असम जो प्रमुख हैं, जहां पर इनकी संख्या 90 से ज्यादा ये बर्थ आपको देखने को मिलता है प्रति 1 लाख में। दूसरे आप देखोगे अन्य प्रमुख राज्य हैं जैसे कि राजस्थान, जैसे कि मेघालय, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, यहाँ ओडिशा। इसके अलावा इन राज्यों में जो मैंने अभी बाद में मार्क किए, यहाँ पर जो जन्म की संख्या है वो 75 से 90 है। कितनी? 75 to 90 प्रति 1 लाख। इसके अलावा जो आपको यहाँ पीले रंग से दिख रहे हैं, हल्के पीले थोड़े से हो गए हैं, यहाँ पर जो संख्या है वो 60 से 75 के आसपास आ रही है प्रति 1 लाख जन्मों के बीच में, आंकड़ा ये बताता है। तो सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिल रहा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और असम जैसे क्षेत्रों में। हालांकि नक्शा पुराना है, अभी के लिए यहाँ पर ये इस तरह से स्थिति हो जानी चाहिए। ये है लद्दाख और ये है जम्मू और कश्मीर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें एक समस्या जो है इस बीमारी को लेकर, वो एक मेजर इशू है एक्सेस टू ट्रीटमेंट। देखो मैंने जानबूझकर स्लाइड्स में कुछ चीजें इंग्लिश में लिख दी हैं। अक्सर बच्चे कहते हैं सर कुछ डेटा इंग्लिश में भी मिल जाए तो अच्छा होगा। यानी कि बीमारी के लिए जो इलाज की प्रक्रिया है, अब बीमारी चलो हो रही है, सब देशों में हो रही है, भारत में भी हो रही है, इलाज कैसे होगा, इलाज तक कितनी पहुंच है, ये एक गंभीर समस्या, गंभीर चुनौती है। तो भारत ने द नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन के अंतर्गत, है ना, सिकल सेल के उन्मूलन से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन भारत चला रहा है। भारत ने लक्ष्य रखा है कि 2047 तक हम इसको उन्मूलित कर देंगे, यानी इसको भारत से इरेडिकेट कर देंगे, खत्म कर देंगे। ध्यान रखना ये साल इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में ये पूछा जा सकता है आपसे कि भारत ने सिकल सेल एनीमिया के लिए किस वर्ष का लक्ष्य
निर्धारित किया है। अगला देखिए, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्सी यूरिया। अब एक दवा का नाम है, एक दवा है जो इसके लक्षणों को और इसके प्रभाव को काफी हद तक कम करने में भूमिका निभाती है। इस दवा का नाम आप नोट कर लीजिए, हाइड्रोक्सी यूरिया। ये दवा दी जाती है उन लोगों को जिनको सिकल सेल हो गया है ना। इससे कॉम्प्लिकेशन अर्थात इसके लक्षणों को कम करने में मदद करती है। दूसरा एक तरीका है इस बीमारी से मुक्ति पाने का या इसका इलाज करने का, उसे कहते हैं रक्त आधान। यानी अगर किसी व्यक्ति के शरीर में, चूंकि रक्त से संबंधित बीमारी है, लाल रक्त कोशिकाएं खराब हो रही हैं, तो अगर आप रक्त बदल दें यानी किसी स्वस्थ व्यक्ति का रक्त यहाँ चढ़ा दें तो काफी हद तक इससे लाभ मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर भी समस्या ये है कि भारत में जो रक्त का आधान है वो भी जिला स्तरीय अस्पतालों में ही उपलब्ध हो पाता है। और यकीन मानिए, ये खुद के भी अनुभव है मेरे, कि जिला अस्पताल में भी अगर आप जाएंगे तो कई बार वो रक्त से मना कर देंगे कि भाई इस ब्लड ग्रुप का नहीं है, दूसरे ब्लड ग्रुप का नहीं है। और आप जाइए और पता करके खुद से लाइए कि कहाँ पर ब्लड ग्रुप है, या आप किसी डोनर को लेके आइए जो ब्लड को डोनेट कर सके उनके लिए। तो एक गंभीर समस्या है। छोटे ब्लॉक स्तर पर तो आप भूल ही जाइए कि वहां पर रक्त आपको मिल पाएगा, ये गंभीर समस्या है। आगे देखो, स्कार्सिटी ऑफ पेन मेडिकेशंस। तो एक दूसरी जो समस्या है वो है दवाओं से मिलने वाले दर्द की, दवाओं से होने वाली अन्य तरह की समस्याओं की। अगला है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ये एक अच्छी तकनीक है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट यानी अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण, जो बहुत कम उपलब्ध हो पाता है, लार्जली इनएक्सेसिबल है, जो अधिकांश लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाता। बोन मैरो क्या होती है, आपने किसी भी सामान्य हड्डी के बारे में अगर पढ़ा हो, किसी भी सामान्य हड्डी में हड्डी के जो अंदर का हिस्सा होता है, ठीक है, ये तो ये सॉफ्ट होता है, यहाँ पर एक गाढ़ा तरल भरा होता है, गाढ़ा तरल, यहाँ पर ही मिलती है बोन मैरो। इसे हम क्या कहते हैं, बोन मैरो, अस्थि मज्जा। बोन मैरो में पाई जाती हैं स्टेम कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं, स्टेम कोशिकाएं। तो स्टेम कोशिकाओं के माध्यम से यहाँ पर इलाज किए जाने की एक बात की जाती है। हालांकि अभी हम आगे थोड़ी सी और बात करते हैं। एक स्टेम कोशिका पर चर्चा की जाएगी, उसे कहते हैं हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल। कौन सी, हिमेटोपोएटिक स्टेम कोशिका। अब देखो, बहुत सारे बच्चे मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सर ये बताइए, अगर हम लोग विज्ञान और तकनीक की तैयारी करने जा रहे हैं तो क्या सामान्य विज्ञान को पढ़ना जरूरी है। अब जैसे मैंने ये वाला नाम आपके सामने लिखा है, हिमेटोपोएटिक स्टेम कोशिका, जिन बच्चों ने मेरी क्लास करी होगी मैंने उनको स्टेम कोशिका के बारे में विस्तार से पढ़ाया है कि क्या होती है, कैसे इनका फंक्शन होता है। अब देखो, ये खबर हम तो पढ़ रहे हैं करंट अफेयर की, है ना, डिस्कशन करंट अफेयर का हो रहा है, लेकिन जैसे ही ये शब्द आएगा तो अब बहुत सारे बच्चे या तो इसको रटेंगे, भाई ये नाम आप क्या करोगे, तो रटना पड़ेगा। लेकिन अगर इसको समझना है तो समझने के लिए आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। जैसे जीन एडिटिंग, अब हाल ही में आपने देखा जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट पूरा हुआ है, अभी ये टॉपिक हमारा उससे भी जुड़ रहा है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट से। और उसके बाद उसी में एक अगली तकनीक है कि जब हमने ये पता कर लिया कि आखिरकार जीनोम मैपिंग में किस किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं, तो उसका अगला चरण एक ये होगा कि उन आनुवंशिक बीमारियों का पता लगाकर हम उनको अलग कर सके, उनको डीएनए से हटा सके। अब डीएनए क्या है, जब तक आपको नहीं पता होगा, आनुवंशिक बीमारी का आप पता नहीं लगा पाओगे, उसके बारे में नहीं समझ पाओगे। जीन एडिटिंग क्या होती है ये नहीं समझ पाओगे, इसलिए बेसिक जानकारी होना बहुत आवश्यक है। और उसके बाद ही जो करंट अफेयर में शब्द चर्चा में है वो आप लोग समझ पाने की स्थिति तक पहुंचते हो। अब देखो, मेरी कोशिश ये है कि इस तरह के जो भी वीडियोस हैं इसमें जितना हो सकता है मैं आपको समझाने की कोशिश कर दूंगा कि ऐसे बच्चे जो नए हैं, अभी शुरुआत में इसको देख रहे हैं, उनको भी एक स्तर तक बातें समझ में आ जाए। देखिए, स्टेम कोशिकाएं होती हैं जो मानव के शरीर में अन्य दूसरी कोशिकाओं, दूसरे अंगों और पूरे शरीर को बनाने का कार्य करती हैं। स्टेम कोशिकाओं को दो तरह से आप विभाजित करके देख सकते हो। पहली वो जो भ्रूणी अवस्था से प्राप्त होती है, जब बच्चा भ्रूण के रूप में होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको दो तरह की कोशिकाएं मिलेंगी, पहली है टोटीपोटेंट, दूसरी है प्लूरीपोटेंट। उसके जब आप आगे बढ़ोगे तो बच्चे का जन्म हो जाएगा, उन्हें हम कहते हैं वयस्क स्टेम कोशिकाएं। क्या, वयस्क स्टेम कोशिकाएं। अब देखो, ये जो कोशिका है टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट और वयस्क, ऐसा नहीं कि ये अलग से आ रही है, ये है वही कोशिका। जब भ्रूण का जन्म हो रहा था तो जो कोशिका थी वो टोटीपोटेंट थी, जो पूरे वयस्क शरीर तक को बना सकती थी, किसी बच्चे के पूरे शरीर को डेवलप कर सकती थी। जब उसने डेवलप करना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे उसकी क्षमता कम होने लगी। जब क्षमता कम होने लगी तो उसका स्वरूप बदल गया,
हमने कहा अब ये बन चुकी है प्लूरीपोटेंट। प्लूरीपोटेंट का मतलब है कि जो मनुष्य के अन्य अंगों को निर्मित कर सकती है। फिर जब बच्चे का जन्म हो गया, बहुत सारे सभी अंग लगभग बन गए, फिर उन अंगों की रिपेयरिंग करने संबंधित कुछ कोशिकाएं मौजूद रह गई, जिन्हें हम कह रहे हैं वैस स्टेम कोशिकाएं, जिसमें से हिमेटोपोएटिक वैस स्टेम कोशिकाओं का ही एक हिस्सा है। चलो अब बात आती है क्रिस्पर की। आखिर क्रिस्पर क्या है? देखो, क्रिस्पर अ पोटेंशियल गेम चेंजर, इसको एक संभावित रूप से खेल बदलने वाला एक निर्णायक हथियार कहें या एक समझिए उपयोगी टूल हम मान रहे हैं। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी ऑफर्स जीन एडिटिंग, यानी इस तकनीक की मदद से आप जीन संपादन कर सकते हो, यानी जीन को एडिट कर सकते हो। टू डायरेक्टली एड्रेस द कॉज ऑफ एससीडी, यानी अगर हमें ये पता चल गया, क्योंकि आनुवंशिक बीमारी है, जैसा मैंने आपको बताया कौन सी बीमारी है, आनुवंशिक बीमारी है। ऐसे में किसी व्यक्ति के डीएनए में, ये मान लीजिए किसी व्यक्ति का डीएनए है, हमें एक बार ये पता चल जाए कि भाई इस डीएनए में इतना खंड खराब है, क्या इतना खंड खराब है, तो अगर हमें एक कैंची मिल जाए, क्या मिल जाए, अगर हमें एक कैंची मिल जाए तो क्यों ना हम उस कैंची का इस्तेमाल कर लें। कैसे? यहां से इसको काट दें दो जगह से, और फिर एक स्वस्थ जीन को उठा करके, किसको, एक स्वस्थ जीन को उठा करके इसी जगह पर लगा दे। यानी मान लीजिए इधर पर हमने एक स्वस्थ जीन को जोड़ दिया और इसको काट करके हटा दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर यहाँ पर सिकल सेल डिजीज हो रही थी इसकी वजह से, तो क्या अगर हम जैसे ही एक हेल्दी जीन को लगाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा? ऐसा हो सकता है। अब जो काटने के लिए कैंची है, उसी कैंची को कह रहे हैं क्रिस्पर, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है क्रिस्पर। इसी में एक प्रोटीन है जिसको कह रहे हैं Cas9। देखिए, हमने बैक्टीरिया और वायरस के संबंधों को देखा है। हमें ये पता चला है कि कोई वायरस किसी बैक्टीरियोफेज को भी प्रभावित कर सकता है। ये तो आपने पढ़ा होगा अपनी सामान्य जीव विज्ञान की पुस्तक में कि कोई जो बैक्टीरिया है वो प्रभावित हो सकता है किसी वायरस से। यानी एक वायरस मनुष्य को तो इम्पैक्ट करता ही है, बैक्टीरिया को भी कर सकता है। अब बैक्टीरिया ने जब ये देखा कि भाई हमारे ऊपर एक वायरस हमला कर सकता है, तो बैक्टीरिया के शरीर में एक प्रतिक्रिया, एक रिस्पॉन्स डेवलप हुआ है जो किसी हमला करने वाले वायरस के शरीर में मौजूद डीएनए को काट देता है। जब भी वो वायरस एक बैक्टीरिया पर हमला करेगा, जो बैक्टीरिया है उसके शरीर में मौजूद एक खास एंजाइम उस वायरस के जो डीएनए है उसको काट करके उसको खत्म कर देगा और खुद को सुरक्षित कर लेगा। इसी प्रक्रिया को जब पढ़ा गया तो आगे चल करके क्रिस्पर तकनीक का विकास हुआ, जिस पर कई सारे नोबेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं। याद रखिएगा, अभी इस तकनीक के जो रिसेंट डेवलपमेंट है उसमें मेरे ख्याल से 2020 के आसपास 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिले थे चिकित्सा के क्षेत्र में। और आप कमेंट सेक्शन में उनका नाम जरूर बताइएगा। देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है। नहीं भी चल रही तो सर्च कीजिएगा कि कौन है और कमेंट में उसको लिखिएगा। ठीक है, तो ये हुई तकनीक। तो FDA हैज अप्रूव्ड 2 क्रिस्पर बेस्ड SCD थेरेपी। अब देखो, यूएसए में एक खास थेरेपी है जिसको डेवलप किया गया है क्रिस्पर आधारित, और किसके लिए? सिकल सेल एनीमिया बीमारी के लिए। इसको कहा गया है कैसगेवी। क्या कहा गया है? कैसगेवी। इसका नाम लिख लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और किसी परीक्षा में ये पूछा जा सकता है कि कैसगेवी और लाइफगेनिया नामक जो 2 तकनीकें हैं इसका संबंध किससे है। पहला संबंध तो जीन एडिटिंग से है, दूसरा संबंध क्रिस्पर Cas9 के उपयोग करके इस तकनीक को उपयोग किया जा रहा है। तीसरा है कि इससे सिकल सेल एनीमिया नामक या सिकल सेल बीमारी नामक जो एक गंभीर विकार है उसका इलाज किया जाएगा। तो पहला है कैसगेवी, दूसरा है लाइफगेनिया या लिफगेनिया भी इसको कह सकते हैं। तो यूएसए की एक संस्था है FDA जिसने इसको मंजूरी दे दी है, और कुछ ही समय पहले आप देखोगे यूके में भी इस तरह की तकनीक को मंजूरी दी गई थी। दिस ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स मॉडिफाइंग ब्लड स्टेम सेल। अभी जो मैंने आपको हिमेटोपोएटिक स्टेम कोशिका के बारे में बताया था, उन्हीं कोशिकाओं को मॉडिफाई किया जाता है और वापस से उस व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि अब जो आपने स्टेम कोशिकाएं डाली हैं वो शरीर में जो सही और स्वस्थ रक्त कोशिकाएं होंगी, RBC होंगी, उनका निर्माण करना शुरू कर देंगी। तो व्यक्ति का शरीर ठीक हो सकता है। While promising the high cost of these therapies raises concern about accessibility and affordability। तो देखो, तकनीक तो बहुत अच्छी है, इसका इलाज अगर आप देखोगे तो यूएसए और यूके जैसे देशों में किया भी जाने लगा है, सफलता दर भी अच्छी है। लेकिन यहाँ पर एक गंभीर समस्या है कि ये जो इलाज है बहुत महंगा है। आप पूछोगे सर कितना महंगा है? अभी जब मैं डेटा देख रहा था तो मुझे पता चला
कि इसका इलाज लगभग 15 से 25 करोड़ रुपए के आसपास बैठेगा अगर आप भारतीय मुद्रा में इसको बदल दो। कितना? 15 से 25 करोड़। अब आप सोच सकते हो कि भारत में तो अच्छे अच्छे अमीर लोग ही इसका इलाज ले पाए तो बड़ी बात है, गरीब लोगों तक तो छोड़ ही दीजिए। तो इसकी अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है भारत के संबंध में, और भारत में पहली बात तो अभी उपलब्ध है भी नहीं इतने अच्छे स्तर पर, और बाकी सबके लिए कैसे हो पाएगा। अब देखो जो क्रिस्पर तकनीक है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको पीछे भी दी है। क्रिस्पर Cas9 क्या कर रहा है, डीएनए का जो स्ट्रैंड है इसमें तकनीक में एक शब्द आपको मिलेगा गाइडेड आरएनए। क्या मिलेगा? गाइडेड आरएनए, जो पहचानता है कि डीएनए का कौन सा खंड ऐसा खराब होने जा रहा है जिसको हमें बदलना है। दूसरा एक बाइंडिंग टारगेट है, एक एंजाइम है Cas9 जो अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पर जाकर जोड़ता है और उस डीएनए खंड को वहां से कट कर देता है। यहाँ पर दो एंजाइम की भूमिका याद रखिएगा, हो सकता परीक्षा में अगर थोड़ा सा बेसिक पूछ ले तो आपको पता हो। एक एंजाइम है जिसको कहते हैं लाइगेज। कौन सा? लाइगेज। लाइगेज एंजाइम करता है दो मॉलिक्यूल को जोड़ने का कार्य, इसको कहते हैं जोड़ने वाला एंजाइम। ठीक, बस आप इतना ही याद कर लो। दूसरा है हेलिकेज। क्या है? हेलिकेज। ये दो मॉलिक्यूल को डीएनए के खंडों को तोड़ने का कार्य करता है। तो ये दो एंजाइम और आप याद रखना। चलो अब देखते हैं क्रिस्पर एंड एथिकल कंसर्न्स इन इंडिया। भारत में क्या क्या चिंताएं हैं क्रिस्पर को लेकर के। तो अभी पहली बात तो ये है कि ये अपने शुरुआती चरण में है। भारतीय, अगर आप मेडिसिन में देखोगे, भारतीय अध्ययनों में देखोगे, कुछ ही बीमारियां हैं जैसे कि सिकल सेल डिजीज, जिसके उपचार के लिए इसका ट्रीटमेंट करने संबंधी अध्ययन भारत में शुरू किए गए हैं। लेकिन ये जो ट्रायल हैं ये अभी ध्यान रखिएगा कि व्यावसायिक पर्पज से शुरू नहीं हुए हैं, इनको केवल परीक्षण के स्तर पर किया जा रहा है। यानी अभी अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो ऐसा नहीं कि क्रिस्पर तकनीक से आप कोई भी इलाज अपना कराना शुरू कर पाए, शुरुआती स्तर पर तकनीक है। क्वेश्चन राइजेज अबाउट अफोर्डेबिलिटी एंड इक्विटेबल एक्सेस इन इंडियाज हेल्थ केयर लैंडस्केप। यहाँ पर भी वही समस्या है कि सभी के लिए कैसे उपलब्ध होगा, उपलब्धता। दूसरी जो समस्या है वो है इसका किफायती होना। क्या? किफायती कितना है, ये एक गंभीर समस्या है। बिफोर इन्वेस्टिंग इन एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजीज, इंडिया नीड टू फोकस ऑन इंश्योरिंग एक्सेस टू बेसिक ट्रीटमेंट ऑप्शन। अब आप देखते हो भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे एक योजना है जन आरोग्य योजना। कौन सी? जन आरोग्य योजना। अब सरकार देखिए बहुत सारा पैसा खर्च कर रही है, लेकिन क्या उसका वास्तविक लाभ सभी लोगों तक पहुंच रहा है? तो यहाँ पर ये कहा गया है कि नीतिगत स्तर पर सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि जो भी योजनाएं हम बनाएं, सरकार जो भी इन्वेस्टमेंट करे, जो भी खर्च करे, उसका लाभ सभी लोगों तक पहुंच पाए। ऐसा ना हो केवल कुछ ही लोगों तक सीमित रहे, क्योंकि ये बीमारी आदिवासियों में प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। इसमें आदिवासी समुदायों में प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। ऐसे में हमें ये इंश्योर करना होगा कि उन लोगों की पहुंच इस तरह की तकनीक तक या इस तरह के इलाज तक संभव हो सके। मैंने अभी आपको एक बात और याद करने के लिए कहा था कि हाल ही में भारत ने जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट पूरा किया है। कौन सा प्रोजेक्ट? जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। और अभी मैंने अपनी पिछली क्लास में जब आपको जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ाया था, मैंने आपको ये बताया था कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत में, खासतौर से दक्षिण भारत में, दो तरह के जीन पहचाने गए हैं। जीन का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये समझना इंपॉर्टेंट है कि जिस जीन की पहचान हुई है उससे ये पता चलता है कि मद्रास के आसपास ये जीन बहुत ज्यादा प्रभावी है दक्षिण भारत में, और इस जीन की वजह से किसी व्यक्ति की त्वचा से संबंधित बहुत खतरनाक बीमारी हो सकती है। ठीक बात है, यहां तक भी बात समझ में आ गई। इसमें गंभीर बात क्या है? इसमें गंभीर बात यह है कि पूरी दुनिया में अगर हमने सबके जीन को मैप जो किया है, वर्ल्ड जीनोम प्रोजेक्ट इसके पहले चला था, उसमें हमने क्या किया था कि विश्व भर के जीनोमों को इसमें शामिल किया था। ध्यान रखिएगा, विश्व जीनोम परियोजना में भारत शामिल नहीं था, इसलिए भारत ने अपनी खुद की एक परियोजना शुरू की थी और भारत के खास संदर्भों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर चीजों को शामिल किया था। भारत ने क्या पता करना चाहा कि भाई भारत में आपने देखा है कि एक जातिगत व्यवस्था एग्जिस्ट करती। कौन सी? जातिगत व्यवस्था। तो जातिगत व्यवस्था का अर्थ होता है कि एक व्यक्ति अपनी ही जाति के अंतर्गत विवाह करेगा, है ना। तो जब अपनी ही जाति में विवाह हो रहा है तो एक जीन पूल तैयार हो रहा है अलग अलग जातियों का। आपने एक बात पढ़ा है कि आनुवंशिक विविधता, यानी जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी उतना ही ज्यादा परिवेश स्वस्थ रहेगा। आनुवंशिक विविधता अगर कम होती तो आपको दिखता है खास तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं, आनुवंशिक बीमारियां। इन्हीं की पहचान हुई थी दक्षिण भारत में
कि एक व्यक्ति है जिसको एक खास तरह की स्किन डिजीज हो रही है और वो केवल भारत में ही प्रमुख है, विश्व में कहीं और नहीं है। इसी तरह एक और बीमारी थी जिसमें स्ट्रोक पड़ने की संभावना थी, हार्ट अटैक जैसी स्थितियां, मस्तिष्क के खतरे, और वो भी केवल भारत में ही प्रभावित है, पूरे विश्व में उसके मामले कहीं देखने को नहीं मिलते। वो खास तरह का जीन भारत में ही पनपा है। अगर आप देखोगे सिकल सेल डिजीज, उसमें भी क्या कहा जा रहा है, ये कहा गया है कि आदिवासियों की आबादियों में ये सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसकी भी एक वजह यही है कि वहां पर भी जो विवाह की स्थितियां हैं अपने ही कबीलों के बीच में, अपने ही समुदायों के बीच में अक्सर होता हुआ दिखता है। इस वजह से जो आनुवंशिक बीमारियां हैं वो उन्हीं क्षेत्रों तक सीमित हो जाती हैं, उन्हीं लोगों तक प्रभावित बनी रहती है। आगे क्या करना होगा, जब आप कभी आंसर ऐसा कोई लिखोगे उसमें एक वे फॉरवर्ड होगा, लिखा हुआ है फोकस नीडेड ऑन एक्सपेंडिंग डायग्नोस्टिक फैसिलिटी। सबसे पहली बात है कि हमें जो नैदानिक स्थितियां हैं उन्हें बढ़ावा देना होगा। नैदानिक का मतलब होता है टेस्ट फैसिलिटीज को बढ़ाना ताकि बीमारी की सही पहचान हो सके। दूसरा है मेकिंग हाइड्रोक्सी यूरिया वाइडली अवेलेबल। जो बीमारी के लिए एक दवा है हाइड्रोक्सी यूरिया, इसकी उपलब्धता सभी के लिए लंबे स्तर तक उपलब्ध करानी होगी ताकि अधिकांश लोगों को ये इलाज के लिए सुलभ हो सके। अगला एंड इम्प्रूविंग एक्सेस टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड पेन मैनेजमेंट। तो रक्त आधान करना और दवाओं से होने वाला दर्द या अन्य तरह का जो शारीरिक व्याधियां हैं, कठिनाई है, दर्द है, उससे भी मुक्ति प्राप्त की जा सके। तो इंडिया नीड टू क्रिएट अ हेल्थ केयर फ्रेमवर्क दैट प्रायोरिटाइज इक्विटी एंड यूनिवर्सल एक्सेस alongside the development of cutting edge टेक्नोलॉजीज लाइक क्रिस्पर। तो क्रिस्पर जैसी तकनीक का इस्तेमाल हमें यूनिवर्सल यानी सभी स्तरों पर करना शुरू करना होगा। अभी आप देखोगे सरकार ने लगभग 35 करोड़ रुपए के आसपास 2019 में अलॉट किए थे क्रिस्पर तकनीक से संबंधित जो भी रिसर्च होने वाली है उसके लिए। तो इसी बजट को हमें और बढ़ाना होगा और अन्य बीमारियां, बहुत सारी अन्य बीमारियां हैं जो जेनेटिकली हो सकती हैं, उनके इलाज के लिए भी शोध को बढ़ावा देना होगा। और सबसे जरूरी बात कि सभी लोगों को इससे जोड़ने के प्रयास करने होंगे ताकि यूनिवर्सल स्तर पर लोगों को, पूरे भारतीयों को इसका स्वास्थ्य लाभ मिल सके। ठीक है, तो उम्मीद है आज के डिस्कशन में हमने जो इंपॉर्टेंट बातें करी हैं वो आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और सवाल रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, और अगर आप कोई भी बैचेस ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए आप मेरा कोड हिम शर्मा यूज कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको अधिकांश बेनिफिट जो भी अधिक से अधिक हो सकते हैं वो आपको प्राप्त होंगे। कोई और सवाल अगर मन में हो तो आप मेरी स्पेशल लाइव क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर होती है। आपसे मिलते हैं अगले किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर लिखिएगा। ठीक है, शुक्रिया।